कहते हैं शादी के बाद ननद भाभी की सबसे अच्छी सहेली बन जाती है, पर कई ननदें सिर्फ ननदें ही रहती हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि उनकी भाभियों के घर आ जाने से उनका राज उनके घर से चला जाएगा। पिंकी अपने परिवार की सबसे लाडली बेटी थी। दोनों भाइयों में एक अकेली बहन, जिसकी हर बात पूरा परिवार और उसके भाई सर आंखों पर रखते थे। पर उसे अब डर लगने लगा था, क्योंकि उसके दोनों भाइयों की शादी होने वाली थी। हाँ बहन जी, मैंने सोचा अब दोनों बेटों की शादी साथ ही कर देते हैं। अब दोनों बेटों के लिए लड़कियां साथ ही मिल गई है तो आप ज़रूर आइएगा शादी में। हाँ जी, रखती हूँ, चलिए। अरे पिंकी तो तैयार हुई या नहीं? 2 दिन बाद तेरे भाइयों की शादी है। क्या जरूरत है दोनों की शादी एक साथ करवाने की? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि एक साथ तेरी 2 भाभियां आ रही है। मुझे क्यों खुश होना चाहिए? अब दोनों भाई मुझ पर ध्यान ही नहीं देंगे, अपनी बेबियों पर ध्यान देंगे। अरे ऐसा नहीं है पिंकी, बहन बहन की जगह होती है और बीवी बीवी की जगह, समझी? तो इस घर में सबसे लाडली है और हमेशा रहेगी। पर अब तेरे भाइयों की ज़िंदगी में उनकी जीवन संगिनी आ जाएगी, तो तुझे भी तो समझना होगा कि उनकी अपनी ज़िंदगी भी तो है। मैं कुछ नहीं जानती, मेरे भाई सिर्फ मेरे हैं। किसी के भी आने से मेरी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। तू नहीं समझेगी। चल ये सब छोड़ और तैयार हो जा, सारे मेहमान आते ही होंगे। पिंकी को ये बात खटक रही थी कि अब उसके भाइयों की जिंदगी में कोई और आने वाला था, जिससे शायद उसके भाई उसकी तरफ कम ध्यान देंगे। 2 दिनों में उसके भाइयों की शादी भी हो गई और आज नई बहुओं का गृह प्रवेश था। पिंकी, गृह प्रवेश की थाली लेके आना जरा बेटा। हाँ अभी लाई। ये लो माँ। राजेश भैया ने देखो तो कैसे कविता भाभी का हाथ पकड़ा है। लगता है छोटे भैया को भाभी का हाथ पकड़ते हुए शर्म आ रही है। आपने मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ा जी? अरे मुझे इतने सारे लोगों के सामने शर्म आती है। जेठ जी ने भी तो पकड़ा है ना जेठानी जी का हाथ। अरे जरूरी है क्या जो वो करे वो मैं करूं? अरे चलो चलो अब गृह प्रवेश करो दोनों भाभियाँ, मेरे भाइयों का हाथ पकड़ी हुई। दीपा भाभी, शायद आपको तो ऐसे ही बिना हाथ के ही गृह प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि अनुज भाई ने तो भाभी का हाथ पकड़ा नहीं। पिंकी की बातों से दीपा को बुरा लगा, क्योंकि उसने सबके सामने ये बात कही कि अनुज ने उसका हाथ नहीं पकड़ा है। और इस बात को लेकर रात को दीपा और अनुज में बहस शुरू हो गई। अरे अब मुझे नहीं पसंद सबके सामने ये सब करना, तो मैं क्या करूं? मेरा मन रखने के लिए ही आप ये सब कर देते। मुझसे नहीं होता ये सब, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। पिंकी के इतना ज़्यादा बोलने की वजह से दीपा और अनुज में पहली रात को ही झगड़ा हो गया। दूसरी सुबह दोनों बहुएं सज धज के अपनी पहली रसोई के लिए आती हैं। अरे वाह, दोनों भाभियाँ तो बहुत सुंदर लग रही हैं। पर ना दीपा भाभी ज़्यादा सुंदर लग रही है। आपने तो बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी है भाभी। थैंक यू पिंकी। हाँ सच में, आप ना कमाल की लग रही हैं। मैं भी तो कम सुंदर नहीं हूँ, ये तो मुझे किसी भी एंगल से ज़्यादा सुंदर नहीं लग रही। तो आज आप क्या बना रही है दोनों? मैंने सुना है आप दोनों बहुत अच्छा खाना बना लेती हैं। चलिए आज देखते कौन सबसे ज़्यादा अच्छा खाना बनाता है। जो सबसे अच्छा खाना बनाएगा वही मेरे भाइयों के दिल पर राज करेगा। वो तो मैं ही करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार मैं भाभी को जीतने नहीं दूंगी। तो चलिए दोनों हो जाइए शुरू, फिर देखते हैं कौन जीतता है। पिंकी के उकसाने पर दोनों बहुएं रसोई में एक दूसरे से जैसे कंपटीशन में लग गई। दोनों ये चाहती थी कि वही जीते, इसलिए एक दूसरे से अलग अलग खाना बनाने लगी, जिसकी वजह से दोनों ने ढेर सारा खाना बना दिया। अरे ये क्या है, इतना सारा खाना? ये हमारे घर के लिए बनाया है या पूरे मोहल्ले के लिए? और तुम दोनों ने सब कुछ अलग अलग क्यों बनाया? साथ में बनाती तो वक्त भी कम लगता और इतना सारा खाना भी नहीं बनता। माँ जी, ये सब मैंने बनाया है, अब खा के देखिए ना। माँ जी आप ये खाइए, ये सारे पकवान मैंने बनाए हैं। हाँ ठीक है, यहाँ कोई कंपटीशन थोड़ी ना है जो तुम दोनों इतना सब कर रही हो। वो बात तो है माँ जी, पर मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा अच्छा खाना बनाया है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैंने इतने सारे पकवान बनाए हैं। अरे अब बस करो, दोनों ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए, दोनों बेस्ट हो। बस
पर कल से एक साथ मिलके खाना बनाना, ठीक है? पिंकी की यही कोशिश रहती कि वो दोनों भाभियों के बीच और उनके पतियों के बीच में फूट डलवा सके, जिससे दोनों भाई हमेशा उस पर ही ध्यान दे। अरे वाह भाई, आप क्या लाए हैं? मैं आज सबके लिए आइसक्रीम लाया हूँ। ये ले, ये तेरी फेवरेट। और दीपा, ये तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम। तुम्हें ये फ्लेवर पसंद है ना? अरे वाह भाभी, देखिए मेरा भाई आपका कितना ध्यान रखता है। और एक आप है, आपको तो ये भी नहीं पता कि मेरे भाई को ये सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, अब ऐसी बात नहीं है, वो बस ना मेरे ध्यान से निकल गया। मैं अभी और कुछ बना कर लाती हूँ। रहने दो, अब मुझे भूख नहीं है। अरे पर सुनिए तो। अनुज नाराज होकर अंदर चला जाता है। पति चाहे कुछ भी कर ले, पत्नियों को उनकी कदर नहीं होती। हम पत्नियां भी आपके लिए कम नहीं करती हैं। भाभी, आप मेरे भाई से कैसे बात कर रही हैं? आपको पता है उनसे इस घर में ऐसे कोई बात नहीं करता। ये हम पति पत्नी के बीच की बात है, तुम बीच में मत बोलो। हाँ हाँ, मैं होती कौन हूँ बोलने वाली। तुम मेरी बहन से ऐसे बात नहीं कर सकती। उसने क्या गलत कहा? पिंकी की दखलंदाजी उनके भाइयों के मामले में बढ़ती जा रही थी, जिसका असर उनके रिश्तों पर पड़ रहा था। यहाँ तक कि देवरानी जिठानी भी आपस में अब ठीक से बात नहीं करती थी, पर इन सब की खनक कमला को लग गई थी। ये पिंकी की वजह से ही सारे घर का माहौल खराब हो रहा है, कुछ तो करना होगा। कमला को पिंकी के इरादों का अंदाज़ा तो लग चुका था, इसलिए अब उसने सोचा कि उसे समझाने से कोई फ़ायदा नहीं, उसे एहसास करवाना होगा कि वो गलत है। पर कैसे, वो अभी तक कमला को समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और एक सुबह फ़ोन बजता है। हेलो, अरे बुआ जी, कैसे हैं आप? हम तो ठीक है, तुम कैसी हो? हमारे भैया कैसे हैं? पापा बिल्कुल ठीक है बुआ जी। आप बताइए, आपने कैसे फ़ोन किया? क्या करे, तुम्हारी माँ को तो फुर्सत ही नहीं कि ननद को एक फ़ोन ही कर ले। पता नहीं क्या ही करती रहती है पूरा दिन। अरे बुआ जी, ये सब बिल्कुल नहीं है। आप तो जब देखो मम्मी के पीछे ही पड़ी रहती हैं। अरे तो क्यों ना कहे, तुम्हारी मम्मी हमारी भाभी है और वो हमारा ध्यान नहीं रखती तो कहेंगे ही ना। पहले हमारे भैया के लिए हम ही थे बस, पर तुम्हारी मम्मी के आने से उन्होंने हमारी जगह ले ली। आपको किसने कहा हमारी मम्मी ने आपकी जगह ले ली? उन्होंने तो कभी आपके और पापा के बीच में आने की कोशिश नहीं की, उल्टा आप ही हमेशा मम्मी और पापा के बीच आती रहती हैं। अच्छा, तो जो गलती हम करते थे वो अब तुम क्यों कर रही हो? क्या? हमने आज तुम्हें इसीलिए फ़ोन किया क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने हमको बताया कि तुम भी हमारी ही तरह गलती कर रही हो। हम भी अपनी नादानी में ऐसे ही तुम्हारे मम्मी पापा के बीच में आया करते थे, पर जब हमें एहसास हुआ ना कि हम गलत हैं, तो तुम्हारी मम्मी और मैं पक्की सहेलियां बन गई। देखो पिंकी, बहन और बेटी तो हमेशा ही घर की लाडली रहती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे घर आई है, हम उनसे ही ठीक से बर्ताव ना करें, हैं? इससे तुम्हारे भाई और घर का ही नुकसान होता रहेगा। अब मुझे आशा है कि तुम्हें बात समझ में आ गई होगी, आई ना? जी बुआ जी, हम समझ गए। आज की बात हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे भाभियों को तकलीफ़ हो या उनके बीच झगड़े हो। ये हुई ना बात। कमला ने अपनी ननद के द्वारा पिंकी को उसकी गलती का एहसास करवाया और पिंकी समझ भी गई। उसके बाद उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे घर घर नहीं बल्कि सब्जी मंडी लगने लगे, जहाँ हर कोई बस एक दूसरे से लड़ता झगड़ता रहता है। जूही अपने पति विकास और अपनी ननद सिया के साथ रहा करती थी। सिया की अभी तक शादी नहीं हुई थी। अपनी भाभी जूही और अपने भाई विकास से वो बहुत प्यार करती थी और सब लोग बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहा करते थे। ओहो, ये क्या होता जा रहा है? मेरे बाल कितने ज्यादा गिर रहे हैं, ऐसा लगता है कुछ ही दिनों में गंजी हो जाऊंगी मैं। अरे भाभी, आप ऐसा क्यों बोलती हैं? मेरी भाभी तो इतनी खूबसूरत है, भला वो क्यों गंजी होने लगी? अरे देखो ना सिया, मेरे बाल कितने ज्यादा टूट रहे हैं, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। भाभी, आप ज़रा अपने बालों में लगाने वाला तेल तो मुझे देना, मैं अभी आपके बालों का इलाज करती हूँ। पर ऐसा तुम क्या करने वाली हो? अरे भाभी, आप लाइए तो सही, जल्दी से मुझे अपना हेयर ऑयल ला कर दीजिए, फिर देखना कुछ ही दिनों में आपके बाल गिरना झट से बंद हो जाएंगे।
जूही अपना हेयर ऑयल का डब्बा सिया को लाकर देती है। सिया उस डब्बे में चुपचाप कुछ मिला देती है। कुछ दिनों के बाद जूही को लगा वाकई में उसकी बाल गिरना काफी हद तक ठीक हो चुके थे। अरे वाह, तुम्हारा नुस्खा तो बड़ा असरदार निकला। देखो मेरे बाल फिर से कितने अच्छे हो गए। आखिर बहन किसकी है? मेरी बहन तो लाखों में एक है। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, लेकिन आपकी बहन मेरी ननद भी है और मुझे बहुत प्यारी है। अब देखो ना, कुछ वक्त बाद उसकी शादी हो जाएगी और ये अपने ससुराल चली जाएगी। फिर तुम्हारी मदद कौन करेगा इन छोटे छोटे कामों में? वही सोचकर तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ। समझ में नहीं आता कि सिया के बिना कैसे काम चलेगा मेरा। भैया भाभी, आप क्यों मेरी शादी की बात करते रहते हैं? जब जाना होगा तब चली जाऊंगी। कुछ दिनों के बाद ऑफिस से आने के बाद विकास बहुत थका हुआ दिख रहा था। जूही, जरा इधर तो आओ। ऑफिस में काम करते मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। परेशान हो चुका हूँ पूरी तरह। चलिए ना, हम डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। इस तरह लगातार दर्द होता रहेगा तो आप ठीक से ऑफिस का काम भी नहीं कर पाएंगे, परेशानी और बढ़ जाएगी। अरे भाभी, भैया को डॉक्टर के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अगर डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो तुम्हारे भैया की गर्दन का दर्द कैसे ठीक होगा, बताओ। भाभी, मेरे पास ना एक बहुत मजेदार नुस्खा है। भैया के पैर के अंगूठे को धीरे धीरे से मालिश करिए, देखना कुछ ही देर में उनका गर्दन का दर्द एकदम गायब हो जाएगा। क्या सिया, अब तू नुस्खे बताने के साथ साथ डॉक्टर भी बन गई है क्या? भैया, पहले मैंने जो कहा है वो करके तो देखिए। सिया के बताए नुस्खे के बाद विकास की गर्दन का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है और इस बात से विकास और जूही दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद विकास जब ऑफिस से लौट कर आया। जूही, मुझे ऑफिस के कुछ काम से कहीं बाहर जाना होगा। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपका सामान अच्छे से पैक कर दूं। लेकिन एक बात बताऊं, मैं एक बात से बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? कौन सी बात से परेशान हैं आप? वो क्या है ना जूही, मुझे फ्लाइट से दूसरी जगह जाना है और तुम तो जानती हो ना, ऊंचाई वाली जगह पर जाकर मुझे बहुत ज़्यादा वो वॉमिटिंग होती है। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना पास भी नहीं है कि ट्रेन से जा सकूं और जाना कैंसिल भी तो नहीं कर सकता। हाँ, आपकी वॉमिटिंग वाली आदत के बारे में तो अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन हमारे पास इसका कोई इलाज भी तो नहीं है। क्या कर सकते हैं? अरे भैया, आपकी बहन के रहते आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? देखिए, जब आप फ्लाइट में बैठे ना तो अपनी सीट के नीचे एक न्यूज़पेपर को 4-5 बार फोल्ड करके रख लेना और उसके ऊपर बैठ जाना। फिर देखना आपको बिल्कुल भी वॉमिटिंग नहीं आएगी। अरे कैसे बच्चों जैसी बात कर रही हो? मुझे नहीं लगता तुम्हारा ये नुस्खा काम आने वाला है। वैसे मुझे तो तुम्हारी सारी बातों पर भरोसा है, लेकिन न्यूज़पेपर से वॉमिटिंग कैसे रुक सकती है? इस बात को मानने को मन नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो करने में बुराई क्या है? और वैसे भी आपको सिर्फ एक न्यूज़पेपर ही तो रखना है। अच्छा ठीक है, जैसा मेरी बहन कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। विकास सिया के बताए नुस्खे के अनुसार फ्लाइट में अपनी सीट के नीचे एक न्यूज़पेपर को फोल्ड करके रख लेता है और विकास को वॉमिटिंग नहीं होती। जब विकास घर लौटकर वापस आता है तो ये बात जूही को बताता है। वाकई में सिया, तुम तो लाखों में एक हो और तुम्हारे बताए हुए नुस्खे तो 100% सही निकलते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं इतनी होशियार ननद की भाभी हूँ। वक्त ऐसे ही बीतता जाता है और कुछ सालों के बाद सिया की शादी तय हो जाती है। शादी वाले दिन ब्यूटी पार्लर वाली सिया को तैयार करने के लिए घर आती है। देखिए, मैं सबसे पहले आपका हेयर स्टाइल बना देती हूँ। आपके चेहरे पर ना हैवी वाला जूड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, मेरी सिया के चेहरे पर तो जूड़ा ही बहुत सुंदर लगेगा। और जरा अच्छे से तैयार करिएगा। तो क्या मैं पहले अपना शादी वाला ड्रेस पहन लूं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ड्रेस बाद में पहनना, पहले मैं आपका अच्छा सा जूड़ा बना देती हूँ। इसके बाद पार्लर वाली सिया के लंबे बालों से उसका ही खूबसूरत सा जूड़ा बना देती है और उसके बाद उसे ड्रेस चेंज करने के लिए कहती है। अब आप जाकर अपना ड्रेस पहन लीजिए। लेकिन मैंने पहले से जो ड्रेस पहना हुआ है उसका गला तो बहुत छोटा है और इस जूड़े के ऊपर से ये निकल ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? अरे सिया, जो भी करना है जल्दी करना होगा, शादी के मुहूर्त का वक्त हो चला है। लेकिन मेरी ड्रेस ये जूड़े में बार बार फंस रही है। लगता है हमें फिर से हेयर स्टाइल बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं,
इसे बनाने में पूरे 3 घंटे का वक्त लगा है। अब दोबारा इसे बनाना पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे सिया, तुम ही कुछ सोचो। सिया दीदी के बाल इतने लंबे हैं, उनका जूड़ा भी बहुत हैवी बना है। एक काम करते हैं, हम उनके बाल को ही काट देते हैं। अरे आप पागल हो गई है क्या? मेरी ननद के इतने खूबसूरत बालों को काटने की बात कर रहे हैं? आइडिया, हम बालों को क्यों काट रहे हैं? जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है, इसके गले को काट कर भी तो बड़ा किया जा सकता है ना। लाइए भाभी, जल्दी से कैंची लाइए। ये हुई ना बात। देखा, मेरी ननद का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज काम करता है। आई बड़ी बाल काटने वाली। जूही जल्दी से दौड़कर कैंची लाती है और सिया ने जो ड्रेस पहना था उसके गले को काटकर थोड़ा सा बड़ा कर देती है। सिया ने आराम से अपना शादी वाला जोड़ा पहन लिया और खूबसूरत दुल्हन बनकर सबके सामने आई। बहू को खाने का शौक हो ये अच्छा है, लेकिन बहू को कुछ भी खाने का शौक हो ये कितना सही है? आइए देखते हैं। अरे ये क्या, मैंने 1 कटोरी चावल निकाले थे उबालने के लिए, लेकिन यहाँ तो चावल थोड़े से ही है। कहाँ गए चावल? लग रहा है घर पर चूहा आ गया है। अरे कोई है क्या? घर पर चूहे हैं, देखो सारा चावल खा गए। माँ जी, मुझे ना कच्चे चावल बहुत पसंद है, मैंने ही सारे चावल खा लिए हैं। आप और निकाल लीजिए ना डब्बे से। हे भगवान, ये कैसा शौक है बहू कच्चे चावल खाने का। अब क्या घर पर चावल की खपत बढ़ जाएगी? कच्चा भी खाएगी और उबला भी। क्या कह रही है माँ जी आप? अरे जरा सा कुछ खा लिया तो आपका बजट बिगड़ जाता है। सास बहू की हल्की फुल्की नोकझोंक के बाद एक दिन, आज तो मन ही नहीं कर रहा कुछ बनाने का। बहू को बोलती हूँ दाल चावल ही बना ले। फिर थोड़ा सोचकर, अरे नहीं नहीं, चावल तो आधा यही खा लेगी। एक काम करती हूँ। तभी बहू आ जाती है। अरे सासू माँ, मैं खाना बना देती हूँ, आप जाइए सो जाइए। अरे नहीं नहीं बहू, मैं बना रही हूँ। तुम ना ये मटर लो और इसे छील कर ले आओ, मैं तब तक पुलाव बना देती हूँ। बहू मटर की प्लेट लेकर बाहर जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद सास बाहर आती है। अरे बहू ये क्या? माँ जी, ये लीजिए मटर छिल दिए हैं। पर बहू, मैंने तो तुझे 1 किलो मटर दी थी, ये तो बस कुछ दाने ही है। मटर खराब निकली क्या? नहीं माँ जी, मटर तो पूरी फर्स्ट क्लास थी। वो क्या है ना, मुझे कच्ची मटर बहुत पसंद है, तो मैंने छिलते छिलते थोड़ी खा ली। अब तो सास को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या करती। अब बहू को खाने पीने में रोकना ठीक भी तो नहीं लगता। सास कुछ नहीं कहती। एक रोज, अरे सुनो ना, मंदिर चलते हैं। माँ, शादी के बाद कुलदेवी के दर्शन करने नहीं गए, तो सोचा आज दर्शन कर लें। अरे ये तो बहुत अच्छा सोचा है बेटा। शादी के बाद कुलदेवी के दर्शन और एक खास तरह का प्रसाद चढ़ाना हमारे परिवार की परंपरा है। मैं ना सामान की लिस्ट बना देती हूँ, तू जाकर सामान लिया, मैं और बहू नहाकर प्रसाद बना देते हैं। जी माँ जी, मैं आ रही हूँ। दोनों सास बहू मिलकर प्रसाद बनाते हैं और फिर मियाँ बीवी कुल देवी के दर्शन करने जाते हैं, जहाँ पंडित जी कहते हैं, अच्छा, तो शादी के बाद पहली बार आए हैं आप कुल देवी के पास। अब वो प्रसाद। हाँ हाँ पंडित जी, प्रसाद लेकर आया हूँ मैं। वो बीवी को प्रसाद देने को कहता है। ये लीजिए महाराज। बेटा, ये शुद्ध है ना, क्योंकि कुल देवी के साथ हम लोगों को साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना होता है, नहीं तो देवी नाराज हो जाती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल नहाकर बनाया है मैंने और सासू माँ ने ये सारा प्रसाद। अब जल्दी से चढ़ाकर हम लोगों को दे दीजिए। वो क्या है ना, मेरा फेवरेट है ये प्रसाद। पंडित जी सारी पूजा अर्चना के बाद बहू को प्रसाद दे देते हैं और वो लोग घर आ जाते हैं। कैसे रहे दर्शन? कुछ कह तो नहीं रहे थे ना पंडित जी? नहीं माँ, कुछ खास नहीं, बस बोल रहे थे कि प्रसाद को साफ सफाई से बनाया है ना, क्योंकि देवी को सफाई पसंद है। हाँ हाँ बेटा, पता है, मेरी सास ने भी मुझे बताया था। देवी को मनाना बहुत मुश्किल है, मैंने तो सफाई से ही काम किया था। खैर, कुछ दिन बीतते हैं कि एक दिन मेरी नौकरी छूट गई माँ। हैं? हाय रे बेटा, कैसी बात कर रहा है?
तेरी नौकरी से ही तो हम लोगों का घर चल रहा था, पर ये अचानक से क्या हो गया? पता नहीं माँ, मालिकों ने बुलाया और कहा कल से मत आना। हे भगवान। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। सास पानी लेने जैसे ही किचन में जाती है, जोर से गिरने की आवाज आती है। हाय रे, मैं गिर गई, मेरी कमर टूट गई। बेटा बहू भागकर सास के पास जाते हैं और उन्हें बिस्तर पर लिटा देते हैं। माँ जी मैं खाना बनाती हूँ, आप ना माँ जी के लिए दवाई लेकर आए। खैर कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन बेटे को कहीं नौकरी नहीं लगती। एक दिन पड़ोसन आती है। अरे क्या बात है दीदी, बहुत दिन हुए आपकी परिवार से कोई बाहर नहीं निकला, क्या बात हो गई? कैसे चहका चहका सा घर होता था आपका, एकदम खामोशी हो गया है। पुरानी सहेली की बात सुनकर सास रोने लगती है। अब क्या बताऊं बहन जी, हम लोगों के घर के तो जैसे बुरे दिन शुरू हो गए हैं, न जाने किसकी नजर लग गई। तभी बहू बाहर आ जाती है, जिसके मुंह में कच्चा आटा लगा होता है। अरे बहू, मुंह में कच्चा आटा लगा है, मुंह से आटा गूंथ रही थी क्या? नहीं, वो क्या है ना, मुझे आटा गूंथते वक्त कच्चा आटा खाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जा बहू, जाकर जरा पानी तो लाना एक गिलास। बहू के जाने के बाद पड़ोसन कहती है। हाँ तो क्या बोल रही थी, कैसे बुरे दिन आ गए आपके? अरे मेरा बेटा कितना मेहनती है, पर उसकी नौकरी चली गई, और तो और आगे कोई नई नौकरी लग भी नहीं रही। क्या तुम लोग कुलदेवी के दर्शन के लिए गए थे? तुझे याद नहीं है? तेरे ससुर जी की भी नौकरी छूटी थी। तेरी सास ने बताया था जब उन्होंने कुलदेवी के प्रसाद को झूठा किया था तो फिर कहीं। अरे हाँ सही कहा। ओहो, मैंने ये सोचा क्यों नहीं, लेकिन मैंने तो प्रसाद बड़े ही साफ सफाई से बनाया था। बुरा न मानना, तेरी बहू की आदत देखकर लग रहा है कि खाना बनाते वक्त कुछ ना कुछ खाती है, तो शायद कहीं उसने प्रसाद बनाते वक्त कुछ झूठा तो नहीं किया था जिससे कुलदेवी गुस्सा हो गई हो ना हो यही होगा। मैं ना जल्दी से पंडित जी के पास जाकर देखती हूँ। सास पंडित जी के पास आती है। अरे हाँ बहन जी, वो तो मेरे पास आपका नंबर नहीं था, मैं कहने ही वाला था। आपकी बहू जो प्रसाद चढ़ा कर गई थी वो तो देवी ने स्वीकारा ही नहीं। वो तो जैसे ही मैं चढ़ाता एक कुत्ते ने झपट्टे से गिरा दिया, और तो और फिर उसने भी नहीं खाया वो प्रसाद। ऐसा तो तभी होता है जब कोई प्रसाद झूठा हो। हाँ पंडित जी, मेरी भुक्खड़ बहू की आदत है खाना बनाते वक्त सामान झूठा करने की। अब बताए पंडित जी कैसे देवी को मनाया जाए। वो तो आप अपने बहू बेटे को भेज देना, मैं बता दूंगा। अगले रोज। देख बहू, खाने पीने का सामान पहले ईश्वर को अर्पित होता है। हमारे धर्म में रसोई को शुद्ध रखने का रिवाज है। ऐसे में देवी के प्रसाद को झूठा करके तूने बहुत बड़ी गलती की है। बहू डर जाती है। नहीं पंडित जी, हमें माफ करें, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। बस एक बार देवी के प्रकोप को हमारे ऊपर से हटा दीजिए। ठीक है, फिर अभी यही नाक रगड़कर 1000 बार बोल, रसोई में खाना बनने से पहले कुछ झूठा नहीं करूंगी। बस फिर क्या था, बहू शुरू हो जाती है। जैसे ही 1000 बार खत्म होता है, पति के फोन की घंटी बजती है। क्या हुआ, किसका फोन है? फोन सुनकर पति फोन रख देता है और कहता है, मेरी पिछली कंपनी के बॉस का फोन था, मुझे वापस बुला रहे हैं और 2 महीने की सैलरी भी दे देंगे। बस फिर क्या था, भुक्खड़ बहू अब तभी खाना खाती जब खाना पूरा बन जाता।